हेलो व्यूअर्स, मैं हूं विजय और आप देख रहे हैं बैंको करियर एकेडमी के यूट्यूब चैनल को। आप सभी लोगों का इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आज है 19 मई 2021 और द टाइम्स ऑफ इंडिया के अपन एक महत्वपूर्ण एडिटोरियल की चर्चा करेंगे इस सेशन में और कुछ महत्वपूर्ण पहलू और देखने वाले हैं यहाँ पे। तो आज के इस सेशन में आप लोगों को क्या मिलने वाला है, टाइम्स ऑफ इंडिया के एडिटोरियल की रीडिंग अपन करेंगे, उसी से संबंधित वो केप देखेंगे, कुछ उसी से जुड़े हुए जो है वो ग्रामर के क्विज भी अपन सॉल्व करेंगे। इसी के साथ साथ जो है वो प्रतिदिन की तरह आज के अपन जो है वो ग्रामर कंसेप्ट के अंदर आपके लिए लेके आया हूँ लिंकिंग जो है वो वर्ब, जिसको कॉपुलर वर्ब भी यहाँ पे कहते हैं। वो लुक है, सीम है, बिकम, गेट, ग्रो, ये सारी जो है वो वर्ब्स किस तरीके से यूज में लाई जाती है सेंटेंस में और इनसे संबंधित कौन सी एरर आपको एग्जाम में पूछी जाती है उसकी चर्चा भी आज अपन करने वाले हैं। तो आज के अपन एडिटोरियल की हेडिंग पे चलते हैं। सबसे पहले आज के एडिटोरियल की हेडिंग है बियॉन्ड प्राइसेस, यानी प्राइसेस से परे। देखो, अभी हाल ही के अंदर आपने थोड़े दिन पहले देखा होगा WPI यानी होलसेल प्राइस इंडेक्स को जारी किया गया था। होलसेल प्राइस इंडेक्स बाजार के अंदर थोक जो वस्तुएं हैं उनके थोक मूल्य के स्तर को बताती है, यानी थोक के स्तर पर महंगाई कितनी बढ़ी हुई है उसका निरूपण इसके माध्यम से किया जाता है। दूसरा महंगाई को मापने का तरीका होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जिसको CPI बोलते हैं। ये CPI जो है वो खुदरा मूल्य स्तर पर महंगाई को यहाँ पे निरूपित करता है, ये आपको यहाँ पे समझना है। तो अभी हाल ही के अंदर बताया गया था कि WPI अपने सबसे अब तक के चरम स्तर पे है पिछले 11 सालों के अंदर, यानी पिछले 11 सालों के अंदर सबसे ज़्यादा WPI जो है अभी हाल ही के अंदर देखी गई है। तो उसी के तर्ज पर यहाँ पे लेखक ये बताना चाह रहा है कि बात जो है वो मूल्य या महंगाई की नहीं है बल्कि उससे परे की है, यानी उससे जो है वो हटकर या परे जो है वो कौन सी चीज़ें यहाँ पे हैं उसकी बात वो सब हेडिंग के अंदर यहाँ पे बता रहा है। वीक डिमांड यानी कमजोर जो मांग बाजार के अंदर है मे प्रूव टू बी ए बिगर एंड स्टिकियर प्रॉब्लम देन इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब सीधा सीधा आपको यहाँ पे समझना है महंगाई से। तो लेखक क्या बताना चाह रहा है कि महंगाई की तुलना में ज़्यादा, बिगर का मतलब ज़्यादा बड़ी और स्टिगर का मतलब ज़्यादा कठोर जो समस्या है या कड़ी जो समस्या है वो यहाँ पे क्या है, बाजार के अंदर कमजोर मांग है। यानी कमजोर मांग को, वीक डिमांड को लेखक यहाँ पे ज़्यादा बड़ी समस्या बता रहा है बजाय होलसेल प्राइस इंडेक्स के चरम पॉइंट के जो है तुलना में। तो इसी को वो किस तरीके से जो है यहाँ पे क्लैरिफाई करेगा ये अपन जो है वो यहाँ पे देखेंगे। देयर कैन नॉट बी मोर ट्राइंग फेज। ट्राइंग फेज का मतलब यहाँ पे है कठिन स्थिति। फॉर किन के लिए, इकोनॉमिक पॉलिसी मेकर्स, जो आर्थिक स्तर पर जो नीति निर्मातक हैं उनके लिए। देन वन वेयर द इकोनॉमी इज स्टैग्नेंट। स्टैग्नेंट का मतलब जो है यहाँ पे सुप्त अवस्था में है या ठहरी हुई है। बट प्राइसेस आर शूटिंग अप। शूटिंग अप का मतलब वो लगातार बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे लेखक क्या बताना चाह रहा है कि जो वर्तमान स्थिति है यहाँ पे, वो जो देश के अंदर आर्थिक नीतियों को बनाने वाले जो लोग हैं यहाँ पे, उनके लिए जो है वो कठिन स्थिति जो है वो यहाँ पे जो है इससे ज़्यादा कठिन स्थिति नहीं हो सकती है। किससे ज़्यादा, जब अर्थव्यवस्था के अंदर इकोनॉमी जो है वो सुप्त बनी हुई है और महंगाई यानी प्राइसेस जो हैं वो लगातार जो है वो बढ़ती चली जा रही है। तो ये उनके लिए एक चुनौतीपूर्ण जो है माहौल है वर्तमान के अंदर। दैट्स वॉट इमर्ज दिस वीक after the wholesale price index in April increased by 10.49%, the highest in 11 years। तो पिछले 11 सालों के अंदर जो यहाँ पे होलसेल प्राइस इंडेक्स है अप्रैल के अंदर बढ़कर किस पायदान पे पहुँच गई है, 10.49% पे यहाँ पे जो है पहुँच गई है, जो इस साल जो है वो यहाँ पे जो है दिखाई गई है। अभी हाल ही के अंदर अप्रैल के जो है वो आंकड़े जो है वो इस सप्ताह में निरूपित किए गए हैं। द हेडलाइन, जो यहाँ पे ये जो हेडलाइन है जिसके माध्यम से इस चीज़ को यहाँ पे प्रदर्शित किया गया है, हाउएवर, किंतु, डज नॉट कन्वे। कन्वे का मतलब ट्रांसमिट करना, प्रदर्शित करना, यहाँ पे देना। तो ये एक क्लियर पिक्चर को यहाँ पे प्रदर्शित नहीं करती है, स्पष्ट नहीं करती है।
ऑफ अंडरलाइंग सिचुएशन। अंडरलाइन सिचुएशन का मतलब होता है जो मुख्य यहाँ पे अवस्था है उसको ये सही जो है वो पिक्चर यहाँ पे निरूपित नहीं करती है। वी आर नॉट इन द मिडस्ट ऑफ ओवर हिटिंग इकोनॉमी। हम ओवर हिटिंग इकोनॉमी के मध्य के दौर में नहीं है। ओवर हिटिंग इकोनॉमी किसको बोलते हैं? जिसमें लगातार प्राइसेस जो है वो बढ़ती चली जाती है और बेरोजगारी भी जो है वहाँ पे जो है वो बढ़ती है। द सर्ज का मतलब जो है वो बढ़ोतरी यहाँ पे होना इन WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स के अंदर इज बिकॉज ऑफ ए राइज इन ग्लोबल एनर्जी एंड कमोडिटी प्राइसेस। तो यहाँ पे लेखक का ये मानना है कि जो WPI के अंदर बढ़ोतरी हुई है उसका मुख्य कारण जो है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ग्लोबल एनर्जी है और कमोडिटी प्राइसेस है, उनके मूल्य बढ़ने की वजह से ऐसा हुआ है। विच आर बेंचमार्क, जो कि स्टैंडर्डाइज है यानी एक जो है मानक के तौर पर है, अगेंस्ट ए फेज, एक इस चरण के जो है वो सापेक्ष, लास्ट ईयर जो पिछले साल है, व्हेन दे आर फॉलिंग, जब वो गिर रही थी। तो उस स्टैंडर्ड के जो है वो सापेक्ष जो है वो इनकी तुलना की जा रही है, इसलिए अपन को जो है वो यहाँ पे होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है वो बढ़ती हुई यहाँ पे नज़र आ रही है। ये बात यहाँ पे लेखक जो है वो समझाना चाह रहा है। इसके बाद में लेखक और क्या बता रहा है आगे देखते हैं। इन अप्रैल 2020 द इंडियन बास्केट क्रूड हैड कोलैप्स्ड टू $19.90 ए बैरल इन द शैडो ऑफ वर्ल्ड वाइड लॉकडाउन। तो पिछले साल जो है विश्वव्यापी लॉकडाउन के अंदर 19.90 जो है वो डॉलर जो है वो एक बैरल के अंदर क्रूड ऑयल के अंदर जो है वो यहाँ पे कमी जो है वो देखी गई थी यहाँ पे। बाय लास्ट मंथ, पिछले महीने तक, द प्राइस ऑफ इंडियन बास्केट, जो इंडियन जो है वो बास्केट का मतलब जो यहाँ पे जो मूल्यों का जो है वो यहाँ पे एक समूह तैयार किया गया है, उनका जो मूल्य है वो यहाँ पे बढ़ा है कितना, $63.40 एंड इंक्रीज ऑफ 319% इन ए ईयर, यानी 319% की बढ़ोतरी एक वर्ष के अंदर देखने को मिली है। ग्लोबल प्राइस ट्रेंड्स इन की इंडस्ट्रियल कमोडिटीज, जो मुख्य औद्योगिक जो सामान है उनके मूल्यों के अंदर जो वृद्धि का जो यहाँ पे ट्रेंड रहा है, आर शोइंग, वो निरूपित हो रहा है ए सिमिलर पैटर्न इसी तरीके से। आयरन ओर, आयरन ओर का मतलब होता है जो आयरन लोहे का जो एस्क होता है जिसके माध्यम से लोहा बनाया जाता है, उसका जो एवरेज प्राइस है, औसतन जो उसका मूल्य है फरवरी माह के अंदर वॉज $163.8 पर ड्राई मैट्रिक टन। तो इस जो है वो पर ड्राई मैट्रिक टन का मूल्य इतना रुपए यहाँ पे था। बाय अप्रैल इट हैड राइजन टू 179.8 पर टन डॉलर, यहाँ पे जो है वो ये बढ़ गया यहाँ पे। दिस कॉम्बिनेशन इज फीडिंग इनटू प्राइसेस, और ये सारा जो यहाँ पे कॉम्बिनेशन है, जो इस तरीके से जो मेल जोल है यहाँ पे, इस तरीके का जो कॉम्बिनेशंस है वो लगातार जो है वो प्राइसेस को जो है वो फीड कर रहा है बढ़ने में। एक्रॉस मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स, विभिन्न तरीके के जो यहाँ पे मैन्युफैक्चर्ड के प्रोडक्ट हैं तो उनमें ये प्राइसेस जो है वो अपन को देखने को मिल रही है। दिस डज नॉट मीन, और इसका कतई यह मतलब नहीं है दैट कि RBI शुड रीओरिएंट इट्स प्रायोरिटीज, कि RBI को अपनी जो वरीयताओं को है वो फिर से स्थापित यहाँ पे करना चाहिए, इसका ये कतई मतलब नहीं है। टू प्लेस इन्फ्लेशन, की वो मुद्रास्फीति को जो है वो इकोनॉमिक ग्रोथ से आगे यहाँ पे रखे। दैट विल बी काउंटर प्रोडक्टिव, और यदि जो है वो ऐसा रहेगा तो वो काउंटर प्रोडक्टिव रहेगा, यानी वो यूजलेस रहेगा, उसकी कोई उपयोगिता यहाँ पे नहीं रहेगी यदि RBI ऐसा करता है तो। RBI's inflation fighting tools largely center on squeezing demands to cool the economy। तो यदि आपको थोड़ा सा यदि इकोनॉमी का नॉलेज है तो अपन को पता होना चाहिए कि RBI जो है उसके जो संसाधन है जो मुद्रास्फीति को नियंत्रित करते हैं वो सिर्फ डिमांड को जो है वो यहाँ पे कम करके ही जो है वो किया जा सकता है। तो ये RBI की जो नीति है यहाँ पे इन्फ्लेशन को कम करने की, वो सिर्फ उसके पास यही एक हथियार है कि वो मार्केट में डिमांड को कम कर सकता है, उसके पास यही एक औजार है। देयर इन लाइज द प्रॉब्लम,
और समस्या यहीं पे बनी हुई है। डिमांड्स ऑलरेडी वीकनिंग इन द वेक ऑफ सेकेंड वेव ऑफ कोविड-19। अब जबकि अपन ये जानते हैं कि मार्केट के अंदर डिमांड तो पहले से ही कमज़ोर यहाँ पे हो रही है कोविड-19 की दूसरी लहर के मद्देनज़र। यहाँ पे आरबीआईज लेटेस्ट एनालिसिस, आरबीआई का जो हाल ही में आंकलन किया गया है ऑन द स्टेट ऑफ द इकोनॉमी, यहाँ पे जो अर्थव्यवस्था की अवस्था है उसको लेकर, ऑब्जर्व्स दैट द बिगेस्ट टॉल का मतलब यहाँ पे जो है वो रोड़ा या समस्या जो है यहाँ पे सेकेंड वेव को लेकर इज ए डिमांड शॉक। वो एक डिमांड शॉक है, डिमांड का आघात है, यानी डिमांड की कमी यहाँ पे है, वो सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे है। हियर इट्स इंपॉर्टेंट टू बी माइंडफुल, यहाँ पे जो है इस चीज़ का जो है वो महत्व है, इस चीज़ के प्रति केयरफुल रहना, सावधान रहना यहाँ पे, ऑफ द डिसमिलिटीज़, जो असमानताएं हैं यहाँ पे पहली और दूसरी लहर जो कोविड-19 की बनी हुई है, तो उसके प्रति अपन को जो है वो यहाँ पे जो है सावधान रहना पड़ेगा। देयर इज ए एविडेंस, यहाँ पे जो है वो उस चीज़ के प्रमाण हैं दैट दिस वेव इज पेनेट्रेटिंग रूरल इंडिया, कि ये दूसरी जो लहर है वो ग्रामीण भारत को जो है वो यहाँ पे जो है वो छेद रही है, यानी उसके अंदर वो जा रही है। एंड इट्स नॉट क्लियर येट, और अभी भी ये स्पष्ट नहीं है कि व्हाट द फुल इम्पैक्ट विल बी, कि पूरा प्रभाव इस लहर का जो है वो क्या पड़ने वाला है या क्या होगा। दिस टाइम रूरल डिमांड, और इस समय जो यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र की जो मांग है, मे नॉट एक्ट एज, वो एक इस तरीके से कार्य नहीं कर सकती है एक काउंटर वैलिंग फोर्स। काउंटर वैलिंग का मतलब होता है संतुलित करने वाली ताकत के तौर पर वो काम नहीं कर सकती है यहाँ पे, टू द अर्बन इम्पैक्ट, जो शहरी प्रभाव पड़ा है लॉकडाउन का उसके। तो पिछले बार तो क्या हुआ था कि ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर पहली लहर जो है वो नहीं पहुंची थी, इसलिए गाँव के अंदर चीज़ों की डिमांड लगातार बनी हुई थी। लेकिन इस बार जो है लहर, जो दूसरी लहर है, उसका प्रभाव ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिला है, इसलिए जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर भी डिमांड यहाँ पे कम हो चुकी है, इसलिए वो शहरी जो है वो मांग को यहाँ पे संतुलित नहीं कर पा रही है, और यही सबसे बड़ी वजह है कि मार्केट के अंदर डिमांड लगातार जो है वो कम बनी हुई है। इसके बाद में और लेखक क्या समझाना चाहता है, आगे देखते हैं। अनादर अर्ली साइन, जो दूसरे अन्य जो शुरुआती संकेत हैं, दैट वीकनेस ऑफ डिमांड, की मांग के अंदर जो कमजोरी है या कमी है यहाँ पे, में परसिस्ट बनी रह सकती है, शोज अप, जो प्रदर्शित या दिखाई पड़ती है इन कॉरपोरेट रिजल्ट्स। तो यहाँ पे जो है वो लगातार बनी रह सकती है, इसकी संभावनाएं यहाँ पे हैं, शुरुआती जो है वो संकेत यही हो रहे हैं। आरबीआईज एनालिसिस ऑफ द फाइनेंशियल रिजल्ट, फाइनेंशियल रिजल्ट के यहाँ पे जो आरबीआई का एनालिसिस किया गया है ऑफ 288 नॉन फाइनेंशियल कंपनीज, जो नॉन फाइनेंशियल कंपनीज है 288, उनका जो फाइनेंशियल एनालिसिस आरबीआई ने किया है फॉर जनवरी मार्च क्वार्टर, शोज प्रदर्शित करता है, जनवरी मार्च के जो क्वार्टर के आंकड़े वो प्रदर्शित करते हैं, दैट द रजिस्टर्ड एन इंक्रीज इन सेल्स एंड नेट प्रॉफिट, यानी उनके अंदर जो है, जो उनकी बिक्री है जो और उनका जो प्रॉफिट है उसके अंदर बढ़ोतरी हुई है, डेस्पाइट ए राइज इन रॉ मटेरियल कॉस्ट, जबकि जो कच्चा माल उन जो है वो कंपनियों के अंदर आ रहा है उसका मूल्य बढ़ा है वहाँ पे, इसके बावजूद भी वहाँ पे बिक्री और प्रॉफिट जो है वो बढ़ा है वहाँ पे। दैट्स बिकॉज ऑफ लोअर ग्रोथ इन सैलरीज एंड अदर एक्सपेंसेस। अब इसका मुख्य कारण क्या रहा है कि वहाँ पे जो है वो सैलरीज नहीं बढ़ाई गई, उनके अंदर कोई बढ़ोतरी नहीं हुई, और जो दूसरे खर्चे थे उनके अंदर कोई भी बढ़ोतरी वहाँ पे नहीं हुई या वो कम हुए वहाँ पे। मैनी डेवलपमेंट सजेस्ट, बहुत सारे जो विकास हैं यहाँ पे वो ये जो है वो सुझावित करते हैं दैट कंज्यूमर डिमांड, की उपभोक्ता की जो मांग है, विल स्लैकन, वो यहाँ पे मंद पड़ेगी, यानी आने वाले समय के अंदर ये जो है वो कमज़ोर पड़ने वाली है। वीक डिमांड मे दैन बी ए बिगर एंड स्टिगर प्रॉब्लम दैन इन्फ्लेशन, और कमज़ोर जो मांग है वो यहाँ पे बड़ी और जो है वो कड़ी समस्या यहाँ पे जो है वो बन सकती है, किसकी तुलना में, मुद्रास्फीति की तुलना में, यानी महंगाई की तुलना में। दैट्स व्हाट, और इसीलिए नीड्स टू बी प्रायोरिटाइज, यानी ज़रूरतों को यहाँ पे प्राथमिकता देना है, बट थ्रू फिस्कल पॉलिसीज, लेकिन किसके माध्यम से, जो राजकोषीय नीतियाँ हैं, जो यहाँ पे वित्तीय नीतियाँ हैं जिनको सरकार बनाती है,
उन नीतियों के माध्यम से अपन को जो है वो इनको जो है वो वरीयता देने की आवश्यकता है। तो यहाँ पे लेखक यही बोलना चाह रहा है कि वो आरबीआई के जो है वो कंट्रोल में नहीं है यहाँ पे इस स्थिति को नियंत्रित करना, बल्कि सरकार को अपनी वित्तीय नीतियों के माध्यम से इसको सुधारना होगा। इट्स ए क्लेवर फिस्कल पॉलिसी, और ये एक चतुराई भरी जो है वो यहाँ पे वित्तीय नीति है दैट इंडिया नेट्स, जिसकी जो है भारत को ज़रूरत है टू ऑफसेट, संतुलित करने के लिए द इकोनॉमिक इम्पैक्ट, जो आर्थिक प्रभाव है यहाँ पे किसका, सेकेंड वेव का। तो यहाँ पे इस पूरे जो है वो पैसेज के अंदर, यहाँ पे पैराग्राफ के अंदर और इस जो है एडिटोरियल सेक्शन के अंदर लेखक यहाँ पे ये बताना चाह रहा है कि भारत के अंदर इन्फ्लेशन को नियंत्रित करने का मुख्य कार्य हालांकि आरबीआई का होता है, लेकिन आरबीआई डिमांड को कम करके ही इन्फ्लेशन को वहां पे नियंत्रित करता है, जो कि पहले से ही कम है देश के अंदर। इसलिए लेखक ये सुझाव दे रहा है कि अब इन्फ्लेशन को नियंत्रित करने के लिए सरकार अपनी फिस्कल पॉलिसी यानी वित्तीय नीतियों को सशक्त बनाए और उनको चतुराई पूर्वक काम में लेके इस अवस्था को नियंत्रित यहाँ पे करे। यही बात पूरी इस जो है वो एडिटोरियल के अंदर बताना चाह रहा है लेखक। अब आज के इस एडिटोरियल से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण वोकेब सेक्शन को अपन जो है वो यहाँ पे देखते हैं। आज का सबसे पहला शब्द अपना है स्टैग्नेंट। स्टैग्नेंट का मतलब होता है ठहरा हुआ, रुका हुआ। तो यहाँ पे स्टेशनरी जो शब्द है यहाँ पे इस स्टैग्नेंट से जुड़ा हुआ है। शूट अप का मतलब होता है बढ़ना, है ना, किसी चीज के अंदर ग्रोथ होना। तो आप ग्रोथ भी बोल सकते हैं, राइज भी बोल सकते हैं। तो ये दोनों शब्द आप इसके लिए जो है वो यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो सेकंड इन दोनों को निरूपित कर सकता है यहाँ पे। इमर्ज का मतलब होता है कोई चीज प्रस्तुत होना, सामने निकल कर आना। तो यहाँ पे जो है वो अपीयर शब्द जो है वो इससे जुड़ा हुआ हो सकता है। कन्वे का मतलब कोई चीज प्रस्तुत करना, सामने रखना, या किसी चीज को ट्रांसमिट करना भी आप बोल सकते हैं। तो ट्रांसमिट करना यहाँ पे जो है वो कन्वे करने को लेकर हो सकता है। जैसे अपन बोलते हैं ना, हमारा मैसेज कन्वे कर दीजिए, तो ले जाना या ट्रांसमिट करना। अंडरलाइन का मतलब होता है फंडामेंटल, महत्वपूर्ण। तो यहाँ पे जो है फंडामेंटल और महत्वपूर्ण जो है वो इसी से जुड़ा हुआ शब्द है। सर्ज का मतलब होता है बढ़ोतरी। तो यहाँ पे ग्रो और राइज, ये दोनों जो हैं वो शब्द इससे सिनोनिम्स हैं, यहाँ पे इससे संबंधित है। बेंचमार्क का मतलब होता है स्टैंडर्ड, है ना, जिसके सापेक्ष अपन कैलकुलेशन करते हैं यहाँ पे। तो स्टैंडर्ड जो है वो इसी से जुड़ा हुआ शब्द है। काउंटर वैलिंग का मतलब होता है जब आप किसी चीज को काउंटर वैल कर रहे हैं, इसका मतलब उसको संतुलित करने का कार्य वहां पे किया जा रहा है। तो ऑफसेट वहां पे जो है आप उस चीज को वहां पे कर रहे हैं। अब ऑफसेट कर रहे हैं तो वहां पे बैलेंस भी किया जा सकता है, यानी ये ऑफसेट और बैलेंस दोनों एक ही शब्द है। तो आप दोनों को इसको कंसीडर कर सकते हैं यहाँ पे। माइंडफुल का मतलब होता है किसी चीज के प्रति आप केयरफुल हैं यहाँ पे। तो केयरफुल हैं तो इसलिए नो नंबर यहाँ पे केयरफुल जो है से जुड़ा हुआ है। काउंटर प्रोडक्टिव, काउंटर प्रोडक्टिव भी अच्छा शब्द है, यानी जो है वो बेकार का, किसी उपयोग का नहीं होना। तो उसको आप काउंटर प्रोडक्टिव यहाँ पे कह सकते हैं। स्लैक का मतलब होता है कोई चीज जो है वो कमजोर होना, इनएक्टिव होना, है ना। तो इनएक्टिव होने को आप जो है वो स्लैक यहाँ पे कह सकते हैं। तो इनएक्टिव जो शब्द है यहाँ पे वो किससे जुड़ा हुआ है, यहाँ पे स्लैक से जुड़ा हुआ है। ऑफसेट मैंने बताया था, ऑफसेट और बैलेंस दोनों एक ही शब्द हैं यहाँ पे। तो आप जो है यहाँ पे ऑफसेट को जो है वो क्या बोल सकते हैं, बैलेंस करना भी बोल सकते हैं यहाँ पे ऑफसेट के लिए। तो ऑफसेट से संबंधित जो है देखो शब्द जो है वो एफ भी यहाँ पे सही है, यानी उसको बैलेंस करना भी बोल सकते हैं यहाँ पे। तो ये चीज़ यहाँ पे आपको समझनी है। उसको ऑफसेट भी कहा जा सकता है, बैलेंस करना भी बोल सकते हैं, उसको काउंटर वैलिंग भी बोल सकते हैं। तो ये काउंटर वैलिंग भी इसका सिनोनिम्स है। ये बहुत अच्छा शब्द है, कई बार एग्जाम में जो है वो इसको पूछा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, काउंटर वैलिंग ऑफसेट भी है, बैलेंस भी है, और जो है इसका बराबर करना भी हिंदी में मतलब होता है। तो ये आज की वोकेब थी। इसके बाद में आज अपन जो है इसी से एडिटोरियल से जुड़ी हुई ग्रामर एरर को अब देखते हैं। ग्रामर एरर का पहला जो है वो क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। पहले क्वेश्चन पे, द सर्ज इन WPI इज बिकॉज ए राइज इन ग्लोबल एनर्जी। अब देखो WPI के अंदर जो बढ़ोतरी है वो किसकी वजह से है, ग्लोबल प्राइसेस और कमोडिटी प्राइसेस की बढ़ोतरी की वजह से यहाँ पे है।
तो बिकॉज जो है वो यहाँ पे कंजक्शन है, जबकि यहाँ पे कंजक्शन नहीं आएगा। आप किसका इस्तेमाल करेंगे? प्रेपोजिशन का इस्तेमाल करेंगे। तो बिकॉज ऑफ का यूज़ किया जाएगा क्योंकि ये प्रेपोजिशन है यहाँ पे। तो बिकॉज ऑफ यहाँ पे जो है वो आना है, ये संशोधित करना है। बिकॉज ऑफ ए राइज इन ग्लोबल एनर्जी एंड कमोडिटी प्राइसेस विच आर बेंचमार्क्ड। अब देखो, बेंचमार्क होना, स्टैंडर्डाइज होना, तो वो किसी चीज़ के सापेक्ष ही हमेशा होता है। इसीलिए बेंचमार्क के साथ हमेशा कौन सी प्रेपोजिशन आएगी? अगेंस्ट आएगा। ये ध्यान रखना, बेंचमार्क के साथ अगेंस्ट प्रेपोजिशन का यूज़ किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगले सवाल पे चलते हैं। वीक डिमांड में देन बी द बिगेस्ट एंड स्टिकियर प्रॉब्लम देन इन्फ्लेशन। अब देखो, देन यहाँ पे दिया है, तो देन यहाँ पे कंपेयर करने के लिए किया जाता है। तो स्टिकियर तो कंपैरेटिव डिग्री है, लेकिन ये बिगेस्ट जो है वो कंपैरेटिव डिग्री नहीं है, इसलिए इसको आपको हटाना पड़ेगा और यहाँ पे क्या आएगा? ए बिगर यहाँ पे लिखा जाएगा। तो ये संशोधन आपको यहाँ पे करना था। RBI's analysis of the financial results of 288 non-financial companies for Jan-March quarter show that the registered an increase। अब देखो, यहाँ पे जाते जाते अपन को समझ में आ जाना चाहिए कि ये प्रेजेंट इंडेफिनेट की स्ट्रक्चर है और यहाँ पे जो शो प्रदर्शित करना जो है, इसका मुख्य जो यहाँ पे जो है सब्जेक्ट है वो क्या है? आरबीआई एनालिसिस है, आरबीआई का एनालिसिस। तो ये सिंगुलर है, यहाँ पे सिंगुलर है तो वर्ब के साथ एस या ई एस लगेगा, तो शो के साथ क्या लगा देंगे आप? एस यहाँ पे लगा देंगे। तो ये अब सही हो जाएगा आपका सेंटेंस, ठीक है। दैट द रजिस्टर्ड इन इंक्रीज इन सेल्स एंड नेट प्रॉफिट डेस्पाइट के साथ देखो कभी भी ऑफ नहीं आता, ये आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट एरर है, कई बार एग्जाम में आती है, तो ऑफ यहाँ से हटा देंगे आप। तो ये इसके अंदर मुख्यतया दो एरर यहाँ पे मौजूद हैं। दिस डज नॉट मीन दैट आरबीआई शुड रीओरिएंट दियर प्रायोरिटीज। अब देखो, आरबीआई की प्रायोरिटीज, आरबीआई की प्राथमिकता, तो ये तो इट है, तो इसी के हिसाब से इसको जब चेंज करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? इट्स प्रायोरिटीज यहाँ पे आ जाएगा। टू प्लेस इन्फ्लेशन अहेड ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। द हेडलाइन हाउएवर डज नॉट कन्वे ए क्लियर पिक्चर ऑफ अंडरलाइन सिचुएशन। अब देखो, सिचुएशन कैसी, जो यहाँ पे महत्वपूर्ण है, तो ये एडजेक्टिव आना चाहिए, तो ये अंडरलाइन एडजेक्टिव नहीं है, तो इसको किस तरीके से लिखेंगे आप? अंडरलाइंग यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ये सिचुएशन को यहाँ पे विशेषता यहाँ पे बता रहा है, तो ये अंडरलाइंग सिचुएशन यहाँ पे आ जाएगी, जिसको फंडामेंटल अपन बोलते हैं, महत्वपूर्ण बोलते हैं, तो ये यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। वी आर नॉट इन द मिडस्ट ऑफ, देखो ये एक जो है वो फिक्स फ्रेज है, यहाँ पे इन द मिडस्ट, एट नहीं आएगा यहाँ पे, है ना, तो यहाँ पे ऑफ का इस्तेमाल किया जाएगा। एंड ओवर हीटिंग इकोनॉमी, बाकी यहाँ पे सही था। तो ये आज की एरर जो है थी, जो अपन ने यहाँ पे जो है वो सही करने का प्रयास किया। इसी तरीके की एरर आपको एग्ज़ाम में पूछी जाती है, यदि आप विभिन्न तरीके के एग्ज़ाम दे रहे हैं तो ये सेशन आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। अब आज की ग्रामर कंसेप्ट ऑफ द डे पे चलते हैं, जो अपनी लिंकिंग वर्ब से जुड़ी हुई है। आज का अपना ग्रामर का टॉपिक है लिंकिंग वर्ब। तो वर्ब अपन को पता है, जिसको अपन जो है वो हिंदी के अंदर क्या बोलते हैं? क्रिया यहाँ पे बोलते हैं। क्रिया की विशेषता अपन बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, कौन बताएगा? क्रिया विशेषण यहाँ पे बताएगा। क्रिया विशेषण जिसको इंग्लिश में जो है वो क्या बोलते हैं? एडवर्ब कहा जाता है। तो यहाँ पे पहली लाइन यही बोल रही है कि यदि वर्ब एक्शन के तौर पर काम कर रहा है तो वहाँ पे एडवर्ब आएगा, लेकिन यदि वो लिंकिंग वर्ब है तो वो एडजेक्टिव यहाँ पे आएगा। इसका मुख्य कारण मैं आपको बताता हूँ, ये एक लाइन है जो नीचे मैंने लिख रखी है यहाँ पे, ये पूरा सार है यहाँ पे लिंकिंग वर्ब का। यानी लिंकिंग वर्ब हमेशा जो है वो सब्जेक्ट के बारे में बताएगी, ना कि जो है वो सब्जेक्ट क्या कर रहा है उसके बारे में बताती है, उसके बारे में कभी भी नहीं बताती है। तो लिंकिंग वर्ब हमेशा जो है, आपको सिर्फ यही ध्यान रखना है कि जो आपका लिंकिंग वर्ब है वो किसको रिलेट करता है? सब्जेक्ट को रिलेट करता है। इसीलिए सब्जेक्ट की विशेषता कौन बताता है? एडजेक्टिव बताता है। इसलिए लिंकिंग वर्ब के साथ क्या आएगा? एडजेक्टिव का इस्तेमाल किया जाएगा। थोड़ा सा एग्जाम्पल अपन देखते हैं यहाँ पे।
चिल्ली टेस्ट्स वंडरफुली, तो यहाँ पे वंडरफुली नहीं आएगा क्योंकि टेस्ट जो है यहाँ पे वो लिंकिंग वर्ब का काम कर रहा है, इसलिए यहाँ पे वंडरफुली लिखना गलत है, वंडरफुल यहाँ पे आएगा। द प्रोसेस इज वर्किंग फैंटास्टिक, तो फैंटास्टिक यहाँ पे जो है वो वर्किंग यहाँ पे क्या बता रहा है, ये एक प्रक्रिया को बता रहा है, इसलिए जो है वो यहाँ पे फैंटास्टिक नहीं आएगा, ये एडजेक्टिव हो गया। अब ये वर्किंग की विशेषता कौन बताएगा, ये एडवर्ब बताएगा जो यहाँ पे ly लगा के यहाँ पे आया है, क्योंकि जब भी एक्शन वर्ब आएगी हमेशा ध्यान रखना है एडवर्ब आएगा, जब भी लिंकिंग वर्ब आएगी हमेशा अपन को ध्यान रखना है एडजेक्टिव आएगा। योर हेयर स्मेल्स अमेजिंगली, तो यहाँ पे जो है अमेजिंगली जो है वो यहाँ पे जो है वो आपको यूज़ जो है वो नहीं करना है, क्योंकि स्मेल जो है वो सेंस जो है को बताता है यहाँ पे, और ये लिंकिंग वर्ब को निरूपित कर रहा है, इसलिए एडवर्ब का यूज़ यहाँ पे नहीं किया जाएगा। किसका उपयोग होगा, अमेजिंग का यूज़ यहाँ पे किया जाएगा। इसी तरीके से अगले सेंटेंस पे अपन यहाँ पे चलते हैं, योर डॉग स्मेल्स बैडली। अब देखो यहाँ पे एक ही जो है वर्ब जो है वो दोनों तरीके से भी काम कर सकती है, ये भी आपको महत्वपूर्ण पॉइंट ध्यान रखना है कि स्मेल्स जो है वो यहाँ पे किस तरीके से जो है वो काम कर रहा है, एक्शन वर्ब की तरह काम कर रहा है, इसलिए बैडली यहाँ पे सही है। जबकि दूसरे वाले स्ट्रक्चर में स्मेल्स जो है वो किसको यहाँ पे निरूपित कर रहा है, यहाँ पे ये किसको लिंक कर रहा है, माई डॉग को यहाँ पे लिंक कर रहा है, इसीलिए बैड जो है वो किसका उपयोग किया गया है, एडजेक्टिव का यहाँ पे उपयोग किया गया है। तो ये आपको सेंटेंस में पहचानना होता है कि वो लिंक वर्ब के तौर पर काम कर रहा है या फिर एक्शन वर्ब के तौर पर काम कर रहा है। अब मैं आगे कुछ आपको लिस्ट बताऊंगा कौन कौन सी लिंक वर्ब होती है, यानी वो सेंटेंस के अंदर लिंक वर्ब का काम कर सकती है समय समय पर। यहाँ पे आपकी और अच्छे से कंसेप्ट जो है वो एक बार क्लियर और मैं कर देता हूँ। देखो लिंकिंग वर्ब जो है, जैसे बी वर्ब होती है वो भी सारी लिंकिंग वर्ब की काम करती है यहाँ पे, और जो है यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट वर्ब की मैं आपको लिस्ट भी बताऊंगा जो भी लिंक वर्ब की तरह काम करती है। अब देखो यहाँ पे जो है जो लिंक वर्ब है यहाँ पे वो इस जैसे इस सेंटेंस में यूज़ किया है इस के तौर पर यहाँ पे, तो इसका जैसे अपन सेंटेंस को देखें, ही इज़ ए मॉन्स्टर, तो मॉन्स्टर जो है यहाँ पे जो है वो क्या किस चीज़ को बता रहा है, नाउन को बता रहा है यहाँ पे। तो ये लिंकिंग वर्ब जो है वो यहाँ पे नाउन को जो है वो यहाँ पे ले सकता है, यानी नाउन को जो है वो या उसकी विशेषता बताने के लिए यहाँ पे काम कर सकता है यहाँ पे। लेकिन ये हमेशा आपको ध्यान रखना है कि लिंक वर्ब जो है वो किसको रिलेट करता है, सब्जेक्ट को ही रिलेट करता है यहाँ पे। दूसरे सेंटेंस में देखें यहाँ पे, तो लुक्स जो है वो लिंकिंग वर्ब है और ये भी सब्जेक्ट को ही रिलेट करता है, इसलिए यहाँ पे स्टनिंग जो है वो एडजेक्टिव के तौर पर यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। तो यदि अपन देखते हैं कि यदि बी यहाँ पे वर्ब यूज़ की गई है तो उसके बाद में नाउन आ सकता है, और यदि जो है यहाँ पे दूसरे जैसे जो लिंक वर्ब है जैसे लुक है तो उसके बाद में एडजेक्टिव का यूज़ वहाँ पे कर सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे पहले वाले लाइन को फिर से मैंने दोहराया है कि जो लिंकिंग वर्ब होती हैं वो हमेशा सब्जेक्ट को निरूपित करती हैं, बल्कि ये कभी भी नहीं बताएंगी कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है, यानी वो एक्शन वर्ब का काम नहीं करती हैं। इसीलिए जो है लिंक वर्ब के साथ या तो जो है नाउन आता है या फिर वहाँ पे एडजेक्टिव का उपयोग जो है वो किया जाता है। ये आपको अच्छे से यहाँ पे समझना है। यहाँ पे जो है कुछ मैंने जो है वो शब्दों की लिस्ट दी है जो 5 सेंस से जुड़े हुए हैं, ये हमेशा लिंक वर्ब की तरह काम करती हैं, जैसे फील है, लुक है, स्मेल है, साउंड है, टेस्ट है। तो ये सारे शब्द जो हैं यहाँ पे लिंक वर्ब के तौर पर आपको जो है यहाँ पे ध्यान रखने हैं। आगे मैंने यहाँ पे जो है वो सबका एग्जाम्पल भी यहाँ पे लिख रखा है, जो यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट लेके जो है वो इन चीज़ों को अच्छे से एग्जाम्पल को भी यहाँ पे समझ सकते हैं। तो ये बेसिक आइडिया मैंने आपको दिया है कि लिंकिंग वर्ब के तौर पर कौन कौन सी वर्ब यहाँ पे काम कर सकती हैं। आगे भी कुछ मैं आपको यहाँ पे लिस्ट दिखाऊंगा जो लिंक वर्ब के तौर पर काम करती हैं यहाँ पे। यहाँ पे कुछ और शब्द हैं यहाँ पे जो लिंक वर्ब के तौर पर काम करते हैं, जैसे एक्ट है, ग्रो है, स्टे है, अपीयर है, प्रूव है, टर्न है, बिकम है,
रिमेन है, गेट है, तो ये स्टेट ऑफ बीइंग को यहाँ पे निरूपित करती हैं और ये भी एक लिंक वर्ब के तौर पर जो है वो सेंटेंसेस के अंदर उपयोग में लाई जाती है। अब अपने सभी पॉइंट्स को अपन समराइज करेंगे और लास्ट में जो है वो इससे जुड़ी हुई एरर को यहाँ पे सॉल्व करने का प्रयास यहाँ पे करेंगे। तो सबसे पहला सेंटेंस अपना है सी लुक्स फाइन। अब देखो लुक्स जो है वो किसका काम कर रहा है यहाँ पे, लिंक वर्ब का। सी लुक्ड इनटू द स्ट्रीट, ये एक ऑर्डिनरी वर्ब है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है लुक जो है वो किसका काम नहीं कर रहा, लिंक वर्ब का काम नहीं कर रहा। अगले सेंटेंस को देखते हैं, ही इज द सॉकर प्लेयर इन द वर्ल्ड। अब देखो यहाँ पे जो है वो इज किसका काम कर रही है, लिंकिंग वर्ब का काम कर रही है। ही वॉज ग्रेट इन हर न्यू परफॉर्मेंस, यहाँ पे वॉज भी किसका काम कर रहा है, लिंकिंग वर्ब का काम कर रहा है। ही सीम्स कन्फ्यूज, तो सीम्स किसका काम कर रहा है, लिंकिंग वर्ब का काम कर रहा है। द टेस्टेड द पिज़्ज़ा, अब यहाँ पे टेस्टेड जो है वो ऑर्डिनरी वर्ब है यहाँ पे, लेकिन द पिज़्ज़ा टेस्टेड गुड, ये यहाँ पे लिंकिंग वर्ब का काम कर रहा है। यही मैं आपको बार बार बताने जा रहा हूँ कि कोई भी वर्ब है, जैसे टेस्ट है, वो ऑर्डिनरी वर्ब के तौर पर भी काम कर सकती है और लिंकिंग वर्ब के तौर पर भी काम कर सकती है। ऑर्डिनरी वर्ब का काम करने का मतलब वो किसको बता रही है, एक्शन को बता रही है। लिंक वर्ब का काम करने का मतलब वो किसकी विशेषता बता रही है, सब्जेक्ट की विशेषता यहाँ पे बता रही है। ये यहाँ पे आपको कंसेप्ट बेसिकली ध्यान रखना है। दैट साउंड्स फैंटास्टिक, तो यहाँ पे ये लिंक वर्ब का काम कर रहा है। आई स्टेड एट द होटल, ये ऑर्डिनरी वर्ब है यहाँ पे। ही ग्रू टायर्ड, ये लिंकिंग वर्ब है यहाँ पे। द केक स्मेल्स डिलीशियस, अब देखो केक स्मेल्स डिलीशियस, यहाँ पे जो स्मेल है ये लिंकिंग वर्ब है, इसलिए डिलीशियस यहाँ पे सही है और ये एडजेक्टिव के तौर पर काम कर रहा है। दियर टॉकिंग इज लाउड, अब यहाँ पे टॉकिंग जो है यहाँ पे वो किसका काम कर रहा है, यहाँ पे जो है ये जो है वो नाउन है यहाँ पे, दियर टॉकिंग। अब इस जो है वो यहाँ पे क्या है, एक वर्ब है और वर्ब भी कैसी, लिंकिंग वर्ब है, और लाउड जो है वो इसकी विशेषता बता रहा है, यानी ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। इसी तरीके से फील जो है वो एक लिंकिंग वर्ब है और बैड जो है वो ये एडजेक्टिव का काम यहाँ पे कर रहा है। तो ये आपको पहचानना आना चाहिए कि कौन सा जो है वो शब्द लिंक वर्ब है, कब वो ऑर्डिनरी वर्ब में काम कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग अपन को जो है वो एडजेक्टिव और एडवर्ब वहाँ पे लगाना होता है। ये तभी अपन पहचान जो है कि ही जो है वो इसको सॉल्व कर सकते हैं, वरना जो है वो अपन से कई बार जो है वो इस तरीके की गलतियां हो सकती हैं। तो आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे, सेंटेंसेस के अंदर फाइंड आउट करने का प्रयास करेंगे, तो धीरे धीरे ये चीज़ें जो है वो समझ में आने लगेगी। देखो कभी भी जो है मेरा ये मानना है कि ग्रामर को आप कभी भी रटे नहीं, सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि भाई ये लिंक वर्ब है और इस लिंक वर्ब जब आएगी तब इसकी विशेषता एडजेक्टिव बताएगा, और जब लिंक वर्ब जो है ये किसकी तरह काम करे, एक्शन वर्ब की तरह काम करेगी, तो वहां पे एडवर्ब आएगा। बस छोटा सा कंसेप्ट है जो आपको अपने दिमाग में बिठाना है। अब इसके बाद में आगे अपन जो है वो देखते हैं। तो अब तक जो बातें अपन ने की है उन्हीं सभी बातों को अपन ने समराइज यहाँ पे किया है। तो जितनी भी बी वर्ब होती हैं, जैसे चाहे एम हो, इज हो, आर हो, वॉज हो, वर हो, विल बी हो, वॉज बीइंग हो, हैड बीन हो, ये सब लिंकिंग वर्ब की तरह काम करती हैं। इसके अलावा टेस्ट है, सीम है, प्रूव है, बिकम, गेट, हैपन, रिमेन, गो, टर्न, लुक, साउंड, अपीयर, फील, स्मेल, स्टे एंड ग्रो, ये सभी भी लिंक वर्ब की तरह काम करती हैं। तो ये बातें अपन पहले से ही देख चुके हैं। यदि वो एक्शन वर्ब करे तो एडवर्ब आएगा वहाँ पे, और लिंक वर्ब की तरह काम करे तो एडजेक्टिव वहाँ पे आएगा, और ये सेंटेंसेस के हिसाब से अपन को वहाँ पे सेट करके देखना है। ये बेसिकली आपको देखना है। तो यहाँ पे देखो अपन एक सेंटेंस और यहाँ पे देख लेते हैं जिसमें एक ही वर्ब जो है वो एक पार्ट के अंदर जो है वो लिंक वर्ब का काम कर रही है और दूसरे पार्ट के अंदर वो जो है वो ये एक्शन वर्ब का काम कर रही है। जैसे he felt sick when he felt the heat। अब देखो यहाँ पे जो है जो पहले वाला जो felt है वो यहाँ पे किसका काम कर रहा है, लिंक वर्ब का काम कर रहा है, यानी वो किसके बारे में बता रहा है, सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है। ये यहाँ पे आपको समझना है। जबकि आप सेकंड फेल्ट को यहाँ पे देखेंगे
तो ये जो है वो यहाँ पे लिंक वर्ब नहीं है, ये किसको बता रहा है, यहाँ पे एक्शन वर्ब को निरूपित कर रहा है। ये कंसेप्ट आपको यहाँ पे समझना है कि ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ये वर्ब हमेशा ही लिंक वर्ब रहेंगी। ये सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो किस तरीके से काम कर रही है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये चीज़ आपको समझनी है। इसको पहचानने के लिए मैंने यहाँ पे आपको एक ट्रिक और बता रखी है, उसको भी आप ध्यान रखेंगे। टू डिसाइड वेदर ए वर्ब इज यूज्ड टू लिंक और टू शो एक्शन, यानी कोई भी वर्ब जो है वो लिंक वर्ब की तरह काम करेगी या फिर जो है वो एक्शन को निरूपित कर रही है, उसको पहचानने के लिए ट्राई सब्स्टिट्यूटिंग ए फॉर्म ऑफ बी, यानी बी वर्ब से उसको प्रतिस्थापित जो है वहां पे करने का प्रयास किया जाए। इफ द सेंटेंस इज स्टिल मेक सेंस, और प्रतिस्थापित करने के बाद में भी जो है वो सेंटेंस यदि अर्थपूर्ण वहां पे जो है वो बनता है, द वर्ब इज ए लिंकिंग वर्ब, तो उस कंडीशन में वो वर्ब जो है वो क्या है, लिंकिंग वर्ब है। एंड इज फॉलोड बाई एन एडजेक्टिव, और एक एडजेक्टिव या फिर नाउन के माध्यम से वहां पे जो है वो आगे प्रदर्शित होगी या आगे उसका अनुसरण जो है वो सेंटेंस का किया जाना है। तो ये बेसिक कंसेप्ट यहाँ पे है। अब इसी जो है वो लिंकिंग वर्ब से जुड़ी हुई कुछ प्रॉब्लम अपन यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो आज का अपना पहला सेंटेंस है जो इस प्रॉब्लम से जुड़ा हुआ है। मोहन साउंडेड व्हेन ही स्पोक टू मी। तो साउंडेड जो है वो यहाँ पे किसका काम कर रहा है ये आपको पता लगाना है। तो साउंडेड किसका काम कर रहा है, यहाँ पे लिंक वर्ब का काम कर रहा है। तो ये लिंक वर्ब का काम करेगा तो ये एल वाई यहाँ पे नहीं आएगा, बल्कि क्या आएगा, एंग्री का यहाँ पे इस्तेमाल किया जाएगा। अंडर द हैवी ब्लैंकेट आई स्टेड ऑल नाइट। अब वो किस तरीके से जो है पूरी रात जो है वो यहाँ पे ठहरा हुआ था, उसके बारे में यहाँ पे बताना है। तो वो यहाँ पे जो है वार्म था या वार्मली था, तो ये यहाँ पे आपको निरूपित करना है। तो स्टे जो है वो किसकी तरह यहाँ पे काम कर रहा है, ये भी एक लिंक वर्ब की तरह यहाँ पे काम कर रहा है, जो यहाँ पे सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है, यानी आई के बारे में ही ये निरूपित कर रहा है कि आई कैसा यहाँ पे था, है ना। वो गर्म बना रहा, हैवी ब्लैंकेट था इसलिए वो वहाँ पे गर्म रहा, तो इसीलिए वार्म यहाँ पे आएगा। ये यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। द एप्पल पाई स्मेल्स। अब एप्पल पाई की जो स्मेल है वो यहाँ पे जो है वो किस तरीके की है, ये आपको बताना है कि गुड है या फिर जो है वो स्मेल जो है वो यहाँ पे वेल है। इस क्वेश्चन में आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि गुड जो है वो काम किसकी तरह करता है, तो ये आपको बेसिकली पता ही होगा, ये एडजेक्टिव है यहाँ पे, और वेल जो है वो यहाँ पे एडवर्ब का काम करता है। तो स्मेल्स जो है वो यहाँ पे लिंकिंग वर्ब का काम कर रहा है, इसलिए यहाँ पे एडजेक्टिव आएगा, तो गुड यहाँ पे सही है। इसके बाद में आगे देखते हैं, अशोक वर्क्स गुड और वेल विद मैनी पीपल। तो यहाँ पे जो वर्क है वो एक जो है वो एक्शन वर्ब का यहाँ पे काम कर रही है, तो एक्शन वर्ब का काम कर रही है, इसलिए अब जो है वो अपन को यहाँ पे एडवर्ब लेना पड़ेगा, इसलिए गुड तो यहाँ पे जो है वो एडजेक्टिव है, तो वेल यहाँ पे सही होगा, गुड सही नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। श्याम लुक्स टायर्ड और टायर्डली आफ्टर हिज ऑडियल। अब देखो लुक्स जो है वो यहाँ पे किसका काम कर रहा है, ये भी लिंकिंग वर्ब का काम कर रहा है, इसलिए यहाँ पे टायर्ड यानी एडजेक्टिव यहाँ पे सही होगा, ये यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। द लिटिल गर्ल लुक्ड टू द राइट एंड लेफ्ट। अब देखो यहाँ पे लुक्ड जो है वो यहाँ पे जो है वो सब्जेक्ट की जो है वो बारे में यहाँ पे नहीं बता रहा है, तो सब्जेक्ट के बारे में यहाँ पे नहीं बता रहा है और ये एक्शन वर्ब के तौर पर काम कर रहा है, इसीलिए यहाँ पे कॉशसली जो है वो एडवर्ब यूज़ किया जाएगा। तो यहाँ पे कॉशस नहीं आएगा, बल्कि एल वाई वाली स्ट्रक्चर एडवर्ब के तौर पर यहाँ पे यूज़ की जाएगी। शंकर हैज़ हॉट टेम्पर बट नेवर रिमेन्स वेरी लॉन्ग। तो यहाँ पे जो है रिमेन जो है वो किसका काम कर रहा है, यहाँ पे लिंकिंग वर्ब का काम कर रहा है, इसलिए एंग्री यहाँ पे एडजेक्टिव के तौर पर आएगा, एंग्रीली यहाँ पे नहीं आएगा। करीना टेस्टेड द हॉट चिली केयरफुल या फिर केयरफुली।
तो यहाँ पे जो है टेस्टेड किसकी तरह काम कर रहा है, यहाँ पे लिंकिंग वर्ब की तरह काम कर रहा है, इसलिए केयरफुली यहाँ पे सही होगा, केयरफुल यहाँ पे नहीं आएगा, ये यहाँ पे आपको संशोधन करना है। द चिल्ड्रन सीम रेस्टलेस या फिर रेस्टलेसली टुडे, तो सीम जो है वो किसका निरूपण कर रहा है यहाँ पे, ये किसकी विशेषता बता रहा है, लिंक वर्ब है जो चिल्ड्रंस की विशेषता बता रहा है, इसीलिए यहाँ पे एडवर्ब नहीं आएगा बल्कि क्या आएगा, एडजेक्टिव का इस्तेमाल किया जाएगा, तो रेस्टलेस यहाँ पे आएगा। रेहान ऑलवेज सीम्स एंग्री और एंग्रीली व्हेन ही इज टीज्ड अबाउट हिज निकनेम, तो यहाँ पे जो है सीम जो है वो किसको निरूपित कर रहा है, यहाँ पे रेहान को निरूपित कर रहा है, रेहान की विशेषता ये बता रहा है। तो रेहान किस तरीके से जो है प्रस्तुत होता था, तो ये एंग्री यहाँ पे आएगा जो लिंक वर्ब के लिए काम कर रहा है सीम यहाँ पे, इसीलिए ये एडजेक्टिव के तौर पर यहाँ पे आएगा, एलवाई वाली स्ट्रक्चर यहाँ पे नहीं आएगी। तो ये लिंकिंग वर्ब की एक्सरसाइज अपन ने की है जो आपने देखी होगी, जो लगभग आपको मैं समझता हूँ कंसेप्ट अब तक समझ में आ गया होगा। आप बार बार जब भी एडिटोरियल पढ़ें तो इस तरीके की जो है वर्ब्स को ध्यान रखें और उनको जो है वो कनेक्ट करने का प्रयास वहाँ पे इस ग्रामर पॉइंट से करें, ताकि ये चीज़ें आपको जो है वो और अच्छे से समझ में आएगी। वीडियो को समय देने के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज थोड़ा सा विलम्ब हो गया, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। अपन का प्रतिदिन का समय 9:45 PM का है, तो उस समय आप सभी जो है मौजूद रहें। आज किसी कारणवश जो है थोड़ी सी लेट हो गई, तो वीडियो को समय देने के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग जो है सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें और घर पे रहें, मास्क जो है वो ज़रूर पहनें और सोशल डिस्टेंसिंग की भी पालना करें। धन्यवाद।